नमस्ते एवरीवन। हम जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर महेश परीख से डिप्रेशन के बारे में। बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि डिप्रेशन को कैसे पहचानना है और डिप्रेशन के बारे में कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं और तथ्य डिप्रेशन के बारे में। जी सर। एक अहम चिन्ह है भूख नहीं लगना, खाने की रुचि नहीं होना। ओके। और ये ज़्यादातर सुबह के टाइम होती है, शाम को शायद अच्छी तरह खा सकते हैं। ओके। क्योंकि बीमारी सुबह ज़्यादा होती है, शाम को कम हो जाती है। ओके, ठीक तो है। अरुचि, तो खाने के प्रति अरुचि होना भी एक सिम्टम हो सकता है, पर्टिकुलरली सुबह के समय जब आपको भूख ना लगे या खाने का मन ना करे या खाने को देखने का मन ना करे, किसी भी तरीके से खाने से आपको अरुचि होने लगे, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। जी। दूसरा है सेक्स में अरुचि, ओके। लॉस ऑफ लिबिडो, ओके। सेक्स करने को दिल नहीं करता है। जी जी। दूसरा है पैनिक अटैक्स, घबराहट। अच्छा, बिना वजह पैनिक अटैक। पैनिक अटैक, जी। जिससे मैंने आगे बताया था कि घबराहट के साथ साथ उसको छाती में दर्द होता है, छाती में धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आता है। तो ये पैनिक अटैक थोड़ी सेकंड तक रहता है, थोड़ी मिनटों तक रहता है, कई घंटों तक रह सकता है। ओके। और ये बार बार भी आ सकता है, दिन में कई बार आ सकता है, या हफ्ते में 2-3 बार आता है, या महीने में 1 आध बार आता है। मानी इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन सब में अलग अलग होते हैं। ओके। और ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन का एक अहम चिन्ह है। ओके, तो आजकल बच्चे बार बार बोलते हैं हमें एंग्जाइटी हो रही है, तो ये जो एंग्जाइटी है वो डिप्रेशन का अंडरलाइंग सिम्टम है? मानी इसका अंडरलाइंग कॉज डिप्रेशन है। अच्छा, तो जब एंग्जाइटी हो तो इसको भी समझ के रखें कि हो सकता है डिप्रेशन की शुरुआत हो रही हो। मानी एंजाइटी 3 किस्म की होती है। अच्छा। एक परिस्थिति की वजह से, परीक्षा नज़दीक आ रही है तो एंग्शियस है जी। या कोई फंक्शन अरेंज कर रहे हो तो उसमें एंग्जाइटी होती है। ये सिचुएशनल है। ओके। और जैसे सिचुएशन बीत गई, ये भी मिट जाती है। जी। ये जो अभी बात कर रहे हैं एंग्जाइटी, वो है सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइंग इलनेस। तो कई सारी इलनेस में ये एंग्जाइटी का सिम्टम आता है। जैसे डिप्रेशन में आता है, वैसे वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी आता है, फोबिया में भी आता है, कई बार स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखा जाता है। लेकिन इसके नीचे एक अंडरलाइंग इलनेस है, उसका ये सिम्टम है। ओके। अब ये जब नहीं समझते हैं तो क्या होता है कि कई बार डॉक्टर सिर्फ एंग्जाइटी की दवा देते हैं, तो उससे उसको राहत हो जाती है। ओके। लेकिन उसके पीछे का जो मेजर डिप्रेशन है वो पहचाना नहीं है, तो उसकी दवाई नहीं होती। ओके। तो अब क्या होगा, जब एंटी एंग्जाइटी को बंद करने जाएंगे तो उसका मूल कारण तो ठीक किया नहीं है। जी जी। तो एंग्जाइटी वापस आने लगती है। जी। तो जैसे फीवर है, वो टाइफाइड में भी हो सकता है, मलेरिया में भी होता है, टीबी में भी होता है। जी। अगर हम सिर्फ पैरासिटामोल दे के इसको हटाए बुखार को, लेकिन जो बीमारी है उसका इलाज न करे, जी, तो ये अधूरा इलाज है। जी। तो जैसे फीवर को सिर्फ पैरासिटामोल से नहीं हटाया जा सकता, फीवर हट जाएगा, लेकिन जो उसका रूट कॉज है वो अभी भी जो इन्फ्लेमेशन है या टाइफॉइड है या जो भी कारण है उस बुखार का, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जल्दी से वापस आ जाएगा। ऐसे ही एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। तो उसका जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ज़रूर ट्रीट करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात। जी। तो फिर होता क्या है, जब वो हटाने जाते हैं एंटी एंग्जाइटी और इसको रिलैप्स होता है, तो डॉक्टर कहते हैं इसको एंटी एंग्जाइटी ड्रग का एडिक्शन हो गया। ओह। एडिक्शन नहीं हुआ है, आपकी ट्रीटमेंट अधूरी थी, अधूरी रह गई। जी जी। और तीसरे तरह का एंग्जाइटी, वो एंग्जाइटी एज अ सिंड्रोम। ओके। मानी वो परिस्थिति के वजह से ही है, लेकिन वो परिस्थिति व्यक्ति को याद नहीं है। ओके। तो इसको कहते हैं एंग्जाइटी न्यूरोसिस या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मतलब कि वैसी परिस्थिति को याद करके फिर बॉडी में एंग्जाइटी वाले चेंजेस आने लगते हैं, ये बात कह रहे हैं? एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स हैं।
जी। लेकिन उसका कारण पर वो पता नहीं चलता। परिस्थिति नहीं है तो वो याद कर रहा है उस परिस्थिति को या बॉडी को याद आ रही है? नहीं, परिस्थिति है, अच्छा। लेकिन उसको दोनों का कनेक्शन पता नहीं चल रहा है, और उसको हमको खोदना पड़ेगा, निकालना, डिग आउट करना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। ओके ओके, दैट इज एंजाइटी न्यूरोसिस। ओके, तो ये बहुत ही एक अहम जानकारी हमें मिली है, क्योंकि हम अक्सर एंजाइटी को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात है। तो एंजाइटी के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो सिचुएशनल, कि आपके पास बहुत काम है, एग्ज़ाम आ रहा है, या कोई बहुत सारा बड़ा इवेंट आपको प्लान करना है, या कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए आप एंग्शियस हो रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो किसी तरीके से रिएक्ट करती है। आपको पैल्पिटेशन हो सकती है, या आपको एंजाइटी के जो सारे सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। लेकिन वो परिस्थिति निकल जाने के बाद, वो इवेंट हो जाने के बाद, या फिर वो जो भी आपने काम जिस वजह से आपको एंजाइटी है, जब वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, वो परिस्थिति निकल जाती है, तो आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, एंजाइटी एक सिम्टम है अंडरलाइंग डिजीज़ का। वो डिज़ीज़ डिप्रेशन भी हो सकती है, वो ओसीडी भी हो सकती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और किसी तरह की और मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो जब तक आप उस मेंटल इलनेस जो अंडरलाइंग बेसिक बीमारी है उसका इलाज नहीं करते हैं, तो एंटी एंजाइटी टैबलेट्स लेने से या कुछ ऐसा करने से उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। तीसरा जो है एंजाइटी न्यूरोसिस बताया है सर ने, कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति से जोड़कर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, अब वो परिस्थिति नहीं भी है और आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में फिर वैसे ही सिम्टम्स और उसी तरीके के जो बदलाव हैं वो देखे जाते हैं, तो फिर ये एक एंजाइटी न्यूरोसिस हो सकता है जो डॉक्टर्स पहचानते हैं और उसको डिग कर सकते हैं। तो एंजाइटी को भी हल्के में ना लें, सिचुएशनल है तो आप उसको सहजता से उस इवेंट को पार करें, लेकिन यदि कुछ लंबा चल रहा है तो आप ज़रूर साइकेट्रिस्ट की मदद लें। जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन ऑन एंजाइटी। जी। और है शारीरिक सिम्टम्स आते हैं जी। जैसे सर दर्द, खास करके यहाँ ऊपर की तरफ भारी लगना, या बर्निंग सेंसेशन, जलन होना। अच्छा। और जोड़ों में दर्द हो सकता है। मेरी एक पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता था, बहुत बार ट्रीटमेंट किया, अल्टीमेटली जब एंटी डिप्रेशन दिया तो वो चला गया। अच्छा। तो ऐसे फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, कब्ज हो सकता है, मुंह सूख जाता है, ये उसके ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हैं। तो ज़्यादातर डिप्रेशन में मेंटल सिम्टम्स हैं जी, लेकिन कभी कभी ये फिजिकल सिम्टम डोमिनेट कर जाते हैं, जैसे और मेंटल सिम्टम नहीं होते। जैसे तो जैसे तरह तरह का दर्द होना, अच्छा। सर दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये बदहजमी होना, अच्छा। ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो यहाँ व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि उसको कोई शारीरिक बीमारी है, इसलिए शारीरिक इलाज करने जाएंगे, शारीरिक इन्वेस्टिगेशंस होगा, सब नॉर्मल आएगा, इन सिम्टम का कोई कारण ही नहीं मिलता है। जी। तो एक थंब रूल है कि जो इंट्रैक्टेबल पेन है, इंट्रैक्टेबल मानी जिसका आप बहुत सारा इलाज कर चुके हो फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, गिव एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा, तो एंटी डिप्रेसेंट देने से उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये जहां मानसिक सिम्टम्स कम है, शारीरिक सिम्टम ज़्यादा है, उसको मास डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा। मास मानी एक मोहरा पहना हुआ है, मानी वो पहचाना नहीं जाता है क्योंकि क्लासिकल मेंटल सिम्टम्स नहीं है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि हमारे सिर में दर्द इस वजह से होगा, पेट हमारा ख़राब इस वजह से होगा, दर्दें जो है हम उसका कारण कहीं और ढूंढ लेते हैं, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट देने से पता चलता है कि वो एक्चुअल जो कारण है वो डिप्रेशन है। जी, ओके। तो दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार मास्क डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन है जिसने एक आवरण ले लिया है और वो आपको फिज़िकल सिम्टम्स दे रहा है। तो यदि आपका इलाज करने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह से एंटी डिप्रेसेंट लेकर देखिए। तो सर, ये तो बहुत ही एक
एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, क्योंकि जैसे डाइजेशन के बारे में या फिर बॉडी में और चेंजेस आ जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, हम अक्सर सफ़र करते हैं इनसे, लेकिन हम इनको कभी भी रिलेट नहीं करते हैं डिप्रेशन के साथ। हमें ऐसा लगता है कि सिर दर्द हुआ है तो उसको एक इंडिपेंडेंटली हम उसको डील करते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। पर ये जो सारे चीज़ें यदि हम मिलाकर यदि हम अराइव करते हैं इस डायग्नोसिस पे कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमारा जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है। और 2-3 छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, जैसे आवाज़ सहन नहीं होती, अच्छा, चिड़चिड़ापन लगता है, और क्योंकि उसको उदास लगता है, उसको दूर करने के लिए वो दारू का सेवन करता है। तो अल्कोहलिज्म भी आ सकता है, इसके एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो ये भी उसी के नतीजे हैं। ओके, तो क्योंकि उदास रहते हैं तो इरिटेबिलिटी को हटाने के लिए आप फिर कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं जिनसे आपको टेम्परेरी रिलीफ उस समय लगता है कि मिल रहा है, और फिर उनकी आपको आदत पड़ जाती है। तो इससे बहुत सारी लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होती है, घर में रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, और फिर आपके करियर्स पे भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि आप एडिक्ट हो गए हैं, या फिर और तरीके से आप अपने आप को सिचुएशन से दूर लेकर जा रहे हैं। जी, तो सर अभी हमने डिप्रेशन के बारे में, एंडोजीनस डिप्रेशन के बारे में इतना डिटेल में समझा है। तो आपने शुरू में बताया था रिएक्टिव डिप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही सिचुएशनल है। तो इन दोनों डिप्रेशंस में, रिएक्टिव और एंडोजीनस में फ़र्क क्या है, कैसे पता करेंगे? मतलब जैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रिएक्टिव डिप्रेशन से जा रहे हैं या एंडोजीनस डिप्रेशन है? बराबर। तो जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि रिएक्टिव डिप्रेशन सिचुएशन की वजह से है जी, और एंडोजीनस डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। राइट राइट। अब जो रिएक्टिव डिप्रेशन है वो अचानक चालू होगा, अच्छा, ये एंडोजीनस धीरे धीरे चालू होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा, कोई सिचुएशन में आपको मिलेगा कुछ, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि हम जोड़ सकते हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं कि इसके बाद हुआ है, तो वो तो 2 साल पुरानी बात है। ये एंडोजीनस ज़्यादा सिवियर होता है, तीव्रता उसकी ज़्यादा होती है। रिएक्टिव डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, एंडोजीनस डिप्रेशन में जो अनिद्रा है, इंसोम्निया है, वो मिडनाइट या लेट नाइट है। रिएक्टिव डिप्रेशन में जो इंसोम्निया है वो अर्ली नाइट इंसोम्निया है। ओके, मानी नींद को आना टाइम लग जाता है। जी, यहाँ मूड सुबह ज़्यादा खराब होता है। ओके, एंडोजीनस में। रिएक्टिव में शाम को खराब होता है। ओके, एंडोजीनस में वो खुद को ब्लेम करता है, उसको गिल्ट फीलिंग है इसलिए। रिएक्टिव में वो दूसरों को ब्लेम करता है कि इनकी वजह से मैं उदास हूँ। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ की प्री मॉर्बिड जो पर्सनालिटी है, मानी बीमार होने के पहले उसका जो नेचर है वो साइक्लोथैमिक है या मेलनकॉलिक है। मानी जो रड़मस होते हैं, जो रोते हुए होते हैं, वो मेलनकॉलिक पर्सनालिटी है। जो साइक्लोथैमिक मानी कभी खुशी कभी गम, ओके, ऐसा नेचर होता है। यहाँ नेचर होता है न्यूरोटिक, मानी बात बात में नुक्स निकालते रहते हैं, जो रिएक्टिव डिप्रेशन वाले। अच्छा, ठीक है। इसी के बदौलत वो अपसेट होते हैं। ये इसमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मुंह सूखना, कब्ज होना वगैरह, इसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते। ओके। एंडोजीनस का इलाज क्या है? तो मेडिकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ECTs मानी शॉक ट्रीटमेंट। रिएक्टिव का क्या है? साइकोथेरेपी। ओके ओके, तो ये बहुत अच्छे से समझ लें कि डिफरेंस है दोनों में। रिएक्टिव डिप्रेशन और एंडोजीनस डिप्रेशन दोनों अलग अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स भी काफ़ी अलग अलग हैं, जैसा सर ने अभी समझाया। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि यदि रिएक्टिव डिप्रेशन है तो आप सुबह एक्टिव रहेंगे, शाम को थोड़े से परेशान रहेंगे, सोने में अर्ली नाइट इंसोम्निया होगा आपको, लेकिन कोई भी आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे।
आप इरिटेबल होंगे, आप दूसरों पर दोष देंगे हर बात का, सिचुएशन पर दोष देंगे हर बात का। उसमें आप सिचुएशन की वजह से परेशान हैं और आपको किसी भी तरह से उदासी का कारण होगा, लेकिन आपको भूख जो है, जो अरुचि है, जो हमने एंडोजीनस में बताया था, वो सब नहीं होंगे। इसका ट्रीटमेंट आपका साइकोथेरेपी से हो सकता है, लेकिन मेडिकेशन की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एंडोजीनस में, जिसमें आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आने वाले हैं, आपको तरह तरह की बीमारियों के अंदेशे भी होने वाले हैं, उसमें जो आपको इंसोम्निया है वो मिडनाइट या लेट नाइट इंसोम्निया होने वाला है। आपको ना तो काम में रुचि होगी, सुबह उठकर ना ऑफिस जाने में रुचि होगी, ना स्कूल कॉलेज जाने में रुचि होगी, और कार्य क्षमता घट जाएगी, कहीं पर भी ध्यान नहीं लगेगा, खाने पीने में, सेक्स में, हर चीज़ में आपकी अरुचि है। ऐसे में आपका जो ट्रीटमेंट है वो ना साइकोथेरेपी है, ना काउंसलिंग है, ना लाइफस्टाइल चेंज है, ओनली मेडिकेशन कैन हेल्प यू। सो एंडोजीनस और रिएक्टिव डिप्रेशन में फ़र्क भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जी। तो सर, ये जो डिप्रेशन की बात आप कर रहे हैं, सिम्टम्स तो हमें अच्छे से समझ आ गए, तो ये ड्यूरेशन क्या होती है कि कितना लंबा चलता है फिर ये? उसका बहुत बड़ा रेंज है। अच्छा। एक शॉर्ट साइक्लर कहते हैं। ओके। उसमें एक दिन डिप्रेशन, एक दिन मेनिया, एक दिन डिप्रेशन, एक दिन मेनिया। ये मेनिया क्या है सर? ये मेनिया नया शब्द आया है। इसी का पोलर ऑपोजिट, यानी इसमें अच्छा। उदासी है, उसमें ज़्यादा खुशी है। ओके। तो वही सीरोटोनिन जब बढ़ जाता है तब मेनिया को जन्म देता है। ओके, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये नई टर्म हमने अभी सीखी है, मेनिया। तो जैसे हमने अभी सीखा कि डिप्रेशन में उदासी आ जाती है, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो मेनिया है, जिसमें हम बात करते हैं उदासी से ऑपोजिट इमोशन की, यानी बेहद खुशी, बिना वजह बहुत ज़्यादा खुशी। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी बात के लिए बहुत लोग खुश हो जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, कुछ लोग बहुत खर्चा करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत, तो ये एक मेनिया के सिम्टम्स हैं। तो सर अब आप कंटिन्यू कीजिए, डिप्रेशन और मेनिया का जो साइकिल है वो कितना लंबा चलता है? तो आम तौर से ये जो डिप्रेशन का एपिसोड है वो 6 महीने चलता है। ओके। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, उसका रेंज बहुत बड़ा है। किसी किसी को एक दिन चलता है, और आजकल तो मैंने देखा है इंट्राडे चेंजेस। अच्छा, एक ही दिन में मेनिया और एक ही दिन में डिप्रेशन? हाँ। ओके। सुबह डिप्रेशन, शाम को मेनिया। ओके। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि दिन भर में 2-3 एपिसोड डिप्रेशन के आ जाते हैं, या 2-3 एपिसोड मेनिया के आ जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटा ड्यूरेशन हो गया। और लंबा मैंने ये भी देखा है कि कई डिप्रेशन के एक ही एपिसोड 10, 12, 15 साल चलता है। तो रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन 6 महीना है। इसलिए हम जो दवाई देते हैं वो 6 महीने के लिए देते हैं। तो 6 महीने जब आप डिप्रेशन में हैं तो एक डिफरेंट सेट ऑफ मेडिकेशन होगा, जब आप मैनिक पीक पर आ जाते हैं तो डिफरेंट सेट ऑफ मेडिकेशन होगा। तो अक्सर लोग सोचते हैं एक बार डॉक्टर के पास गए, जो दवाई ली उसको कंटिन्यू करना है। ऐसा ना करें, क्योंकि वो मेनिया और जो डिप्रेशन है वो डॉक्टर्स ही समझ पाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ दवाई को बदलें, छोड़ें, या फिर डिसकंटिन्यू करें। ऐसा मत करें कि अपनी मर्जी से आप उसको चेंज करें। जी। अब ये जो केमिकल इम्बैलेंस है उसका वजह क्या है, उसका कारण क्या है? तो अपने जीन्स। जीन से ऑर्डर छूटता है, इसलिए वो केमिकल कम हो जाता है। अब जीन्स तो हम बदल नहीं सकते जी। मानी इस बीमारी का जो मूल कारण है उसको हटा नहीं सकते। इसलिए उसको बार बार होने की शक्यता है। होगा ही ऐसा नहीं कहा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब वो कब आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होगी। किसी पेशेंट को पूरी जिंदगी में एक ही बार एपिसोड आएगा, किसी को बार बार आएगा, तो किसी को बार बार आएगा समझो 10 साल बाद। मेरे एक मरीज को 60 साल बाद आया था सेकेंड एपिसोड। ओके। ओके। किसी किसी को हर साल आता है। तो सर आपकी बात से ये सवाल उठता है मन में कि कैसे पता चले कि ये एपिसोड इतना साइक्लिक होगा? क्या लगातार हमें डॉक्टर से इन टच में रहना पड़ेगा, या फिर अपने आप को ऑब्जर्व इतना ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर जैसे आपने कहा सेरोटोनिन का हमें बार बार ध्यान रखना है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हम मैनियक सिचुएशन में हैं या डिप्रेसिव सिचुएशन में हैं? तो इसके बारे में हम कैसे जानकारी लेंगे? सिम्टम्स।
सिम्टम्स के लिए बहुत सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जी, जैसे समझो कि शुरुआत के टाइम में जब मात्रा कम होती है तो कम डोज से राहत मिल जाती है, लेकिन उस राहत के बाद अगर बीमारी बढ़ी तो ये डोज कम पड़ेगा जी, तो जो पुराने सिम्टम्स से वापस आएंगे, ओके, वही आएंगे या अलग आएंगे जी, लेकिन बीमारी बढ़ी है तो डोज बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा? जब तक वो पूरा कवर्ड अप ना हो। तो आम तौर से हम सोचते हैं कि जब पूरा ठीक हो गया उसके बाद दवाई 6 महीना लेनी है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते, एकदम कम नहीं करना है, क्योंकि एकदम से कम करेंगे तो रिलैप्स होने वाला है। तो यही गलती करते हैं अक्सर पेशेंट्स कि जब उनको लगता है अब हम ठीक हैं तो छोड़ देते हैं। ये तो सिमिलरली जैसे एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो जो कोर्स बताया गया है 5 दिन का है या 3 दिन का है, उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके सिम्टम्स 1 दिन में ख़त्म हो जाएं। ऐसे ही ये साइकेट्रिक मेडिकेशन है, आप अपनी मर्जी से ना टेपर ऑफ करें, ना छोड़ें और ना लें जब तक आपके पास प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन ना हो। जी, और इस डिप्रेशन के साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का कारण एक ही है, सेरोटोनिन इम्बैलेंस। ओके, एक नई टर्म हम सीख रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD अक्सर हमने सुना है। तो इससे पहले कि हम OCD पर जाए, मैं कंक्लूड कर दूं कि डिप्रेशन के बारे में आपको जो 5 हमने सिम्टम्स दिए हैं उन पर आप ज़रूर जागरूक रहें, ज़रूर अवेयर रहें। आपके साथ हो सकता है, आपके परिवारजन के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कहीं पर भी ऐसे सिम्टम्स किसी व्यक्ति को हों तो आप अवेयर रहें और उसको अवेयर करें। इसका इलाज आपके पास नहीं है, टेक मेडिकल हेल्प। सर, क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ाई या घटाई जा सकती है? ऐसा कुछ अभी तक पुरवार हुआ नहीं है जी। काफ़ी क्लेम्स होते हैं कि हम अपना ऐसा डाइट लें ताकि सेरोटोनिन बढ़े, लेकिन वो जो रिसर्च किया, जैसे ट्रिप्टोफैन डाइट दिया जो सेरोटोनिन का प्रीकर्सर है, तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था। अच्छा, तो अभी तक इस बात के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है कि आपके लाइफस्टाइल से सेरोटोनिन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन अच्छा जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि मेंटल डिसऑर्डर है तो इसको हल्के में ना लें। तो आज हमने डिप्रेशन के लिए बहुत सारी बातें सीखी हैं। 2 नई टर्म्स आई हैं, मैनिया और OCD। इसके बारे में हम बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में, मैनिया और OCD के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।